हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CSIP मिथुन जायसवाल। बेटा जी, हमने चैप्टर नंबर हमारा 8 उसके अंदर यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 ऑलरेडी कर दिया है। आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 3। बहुत ही छोटा सा यूनिट है और बहुत ही फटाफट हो जाएगा। हमारे एग्जाम के पॉइंट से हम करेंगे, इसलिए हम इसको स्पीड में लेकिन सारे पॉइंट को कवर अप करते चलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारा यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 8 मॉनेटरी पॉलिसी। तो मेरे साथ लग जाइए। देखो बेटा जी, मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कौन अप्लाई करता है? वो अप्लाई करता है हमारे आरबीआई। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट्स होता है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। तो देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैंने आपको बोला, क्या बोला? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या यूज करता है? मॉनेटरी पॉलिसी। हाँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं? मैनेज करते हैं इकोनॉमिक में फ्लक्चुएशन जो आते हैं। और दूसरा प्राइस स्टेबिलिटी को लेके क्या होता है यहाँ पे बेटा जी, हमारा आरबीआई का क्या होता है? दो इसके फंक्शन होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। वो क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू एक तो क्या करेगा? प्राइस फ्लक्चुएशन, और दूसरा क्या करेगा? प्राइस स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, ये दोनों को कौन करता है? आरबीआई क्या करता है? मैनेज करता है। आरबीआई क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मैनेज करता है ये दो चीजों को। फिर उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंडक्ट मॉनेटरी पॉलिसी बाय एडजस्टिंग द सप्लाई ऑफ मनी थ्रू यूजली बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट। हमने सप्लाई ऑफ यूनिट मनी पढ़ा हुआ है, हाँ जी, यूनिट 2 के अंदर पढ़ा था। हाँ, तो वहां पे यूनिट 2 के अंदर हमने पढ़ा था कि कैसे वो सप्लाई मनी को इंक्रीज या तो डिक्रीज किया जाता है। तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्या करता है? मनी का सप्लाई या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या अफेक्ट करते हैं? शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट विच इन टर्न इन्फ्लुएंस करते हैं लॉन्ग टर्म रेट्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। When the central bank lower the interest rate, अगर हम इंटरेस्ट रेट को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो जाती है हमारी? ईजिंग हो जाती है। मतलब कि यहाँ पे मनी सप्लाई हमारा बढ़ जाता है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट को क्या कर दे? हम इंक्रीज कर दे, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो गई? टाइटनिंग। मतलब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना मतलब मॉनेटरी पॉलिसी वो टाइटनिंग कर दिया, और इंटरेस्ट रेट को घटाना मतलब मॉनेटरी पॉलिसी को हमने ईज कर दिया। अब मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क क्या होता है? तो बेसिकली हमारे यहाँ पे 3 बेसिक कंपोनेंट है, 3 बेसिक कंपोनेंट है। पहला इसका ऑब्जेक्टिव, दूसरा इसका एनालिसिस और तीसरा इसके प्रोसीजर। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विच किसके ऊपर फोकस किया जाता है? ट्रांसमिशन मैकेनिज्म के ऊपर फोकस किया जाता है। और लास्ट आता है ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ऑपरेटिंग प्रोसीजर में बेसिकली हम देखने वाले कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी को अप्लाई किया जाएगा, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? बेटा जी, हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, जो हमने ऊपर ऑलरेडी देख लिया है। यहाँ पे हमारा बेसिकली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट है ना, अब बेटा आपको याद रखना, अगर पूछा होगा कि आरबीआई कब आया, तो आरबीआई आया था 1935 के अंदर, और आरबीआई एक्ट कब आया, तो वो आया था 1934 के अंदर। तो जो आरबीआई का एक्ट का प्रीएम्बल है ना, उसमें क्या बोला हुआ है कि सुनो सुनो, जो भी अगर आरबीआई बनाना चाहता है तो उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी बेसिक पावर होते हैं कि वो क्या कर सकता है? इश्यू ऑफ बैंक नोट। मतलब आरबीआई के पास ही होल एंड सोल पावर होते हैं बैंक नोट्स के। आपको मालूम है ना, करेंसी इश्यू करना, 2 रुपए की नोट से लेके जितने भी ऊपर की नोट्स आती है, वो सब पावर किसके पास होते हैं? आरबीआई के पास होते हैं। और जो भी कॉइन्स वगैरह होते हैं, वो पावर गवर्नमेंट के पास होते हैं, थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू करते हैं। ठीक है। तो ये तो बोले कि आरबीआई के पास तो क्या है? हमारा आरबीआई के पास पावर है बैंक नोट पब्लिश करने का, लेकिन पावर के साथ क्या आती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, जब मैं तुमको है ना पावर दे रहा हूं, गवर्नमेंट क्या बोल रही है आरबीआई को कि सुन आरबीआई, कि तुम्हारे पास है होल एंड सोल पावर है नोट छापने का, लेकिन ज्यादा खुश मत हो, इसके पास पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी स्टेबल रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि तुम दे धनाधन नोट छापते जाओ, नहीं, ये तुम्हारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुमको देखना पड़ेगा कि प्राइस स्टेबल होनी चाहिए, उतनी ही नोट छापना जिससे प्राइस स्टेबल हो, जो मनी का सप्लाई उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन ना आए।
ठीक है। तो एंड कीपिंग द रिजर्व विद व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया एंड जनरली ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। मतलब ये आरबीआई का बेसिक रोल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यहाँ पे मॉनेटरी स्टेबिलिटी रहे, करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम कंट्री के अंदर आता है, मतलब कि एकदम रिसेशन नहीं आ जाए, वो चीज को ध्यान रखना। फंडामेंटल प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी हैज बीन मेंटेनेंस ऑफ जुडिशियस बैलेंस बिटवीन प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। बेटा जी हमको क्या करना पड़ेगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए एंड प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा दिया लेकिन प्राइस स्टेबिलिटी नहीं की तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। प्राइस स्टेबल करके रखा है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा, उसका भी मतलब नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करके रखना पड़ेगा किसके बीच में प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में। Given the development needs of a developing country, the monetary policy of such country also incorporate explicit objectives such as। तो बेटा जी अगर हमको बोलेगा कि हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है तो ये होता है बैलेंस बिटवीन द प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन जैसे हमारी डेवलपिंग कंट्री होती है तो उसके अलावा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के अलावा दूसरे ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ का मेंटेनेंस, प्रॉपर फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द प्रोडक्टिव सेक्टर। तो जो भी प्रोडक्टिव सेक्टर है, सेक्टर मतलब कि जो भी प्रोडक्टिव सेक्टर उसके अंदर प्रॉपर मनी का इनफ्लो आता रहे। मॉडरेट स्ट्रक्चर, जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो कैसा रहे, मॉडरेट रहे। एफिशिएंट मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए एफिशिएंट मार्केट है। ये क्या है, ये बेटा जी है हमारे एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव, और ये किसको एप्लीकेबल होते हैं, डेवलपिंग। तो अगर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो हमको बोलना है बैलेंस बिटवीन प्राइस स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। अगर एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव आता है तो उसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ का मेंटेनेंस, प्रोडक्टिव सेक्टर के लिए प्रॉपर फ्लो ऑफ क्रेडिट मिलता रहे, इंटरेस्ट रेट हमारा मॉडरेट रहे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का एफिशिएंट मार्केट रहे। ये हमारा क्या होता है, एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है जी, ओके। अब बेटा जी यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे बेसिकली ये पूरा जो चैप्टर है ना, बस ये 3 पॉइंट करेंगे हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो पहला चैप्टर का हमने क्या देख लिया, ऑब्जेक्टिव। अब क्या देखने वाले, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, कि कैसे हम ये मॉनेटरी पॉलिसी को अप्लाई कर क्या करेंगे तो क्या होगा, वो इम्पैक्ट हम इसके ऊपर देखने वाले हैं। क्या किसके ऊपर चेंज करने से क्या चेंज होता है वो हम इम्पैक्ट देखने वाले हैं। तो ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर बेसिकली क्या होता है, तो ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिस्क्राइब करती है हाउ द चेंजेस मेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी सेटिंग द फ्लो थ्रू इट टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब जो चेंज करती है मॉनेटरी पॉलिसी उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर क्या चेंज पड़ता है, इन्फ्लेशन के ऊपर क्या चेंज पड़ता है, उसी को बोला जाता है ट्रांसमिशन। दिस प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स एंड देयर इज अ लार्ज डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट द टाइमिंग एंड द साइज ऑफ द इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी। इन सिंपल टर्म ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, समराइज इन द 2 स्टेजेस। तो ट्रांसमिशन हमारे कितने स्टेज आते हैं, 2 स्टेज आते हैं। पहला हम क्या करेंगे, चेंजेस टू द मॉनेटरी पॉलिसी, हम मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस लाएंगे जिसके कारण क्या होगा, अफेक्ट द इंटरेस्ट रेट, जिससे हमारा इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करेगा। और अगर इंटरेस्ट रेट अफेक्ट होगा तो हमारी क्या इफेक्ट करेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी इंपैक्ट करेगी एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या इंपैक्ट करेगा ये हमारा इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट इफेक्ट होगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इन्फ्लेशन हमारा इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये होता है स्टेज नंबर 1 और ये होता है हमारा स्टेज नंबर 2। मॉनेटरी पॉलिसी से इकोनॉमिक इंटरेस्ट रेट पे क्या फर्क पड़ता है, इंटरेस्ट रेट में चेंज करने से इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इन्फ्लेशन पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ओके चलो अब है ना चैनल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। तो कैसे हम ट्रांसमिशन करेंगे उसके हम चैनल लिखने वाले हैं। पहला हम देखते हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। बेटा जी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या ट्रांसमिशन है, बस ये एक लाइन में आपको एकदम शॉर्ट में लेकिन एकदम मस्त तरीके से इसको समझाऊंगा। बेटा जी अगर है ना इंटरेस्ट रेट क्या होता है, डाउन होता है, इंटरेस्ट रेट गिरेगा। अब आप अपनी डिपॉजिट जब बैंक में रखोगे, इंटरेस्ट रेट आपको कम मिल रहा है तो क्या आपकी सेविंग बढ़ेगी कि घटेगी, आपकी सेविंग घटेगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या हो गया है, कम हो गया, आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा। आप बोलोगे यार 2% का इंटरेस्ट रेट है, इतने इंटरेस्ट रेट के लिए तो कौन बैंक में पैसा रखेगा, इससे अच्छा तो क्या करो, मस्ती से पैसे को स्पेंड करो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। हम क्या करेंगे, हमारी स्पेंडिंग को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो बेटा जी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हमने ये देखते हैं कि अगर हम इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करते हैं तो सेविंग हमारी डिक्रीज होती है और स्पेंडिंग बढ़ जाती है। ठीक है,
लोअर द इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट पे आपने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। ये रिड्यूस करता है इंसेंटिव फॉर हाउस होल्ड टू सेव, हाउस होल्ड अब सेव नहीं करेंगे, इससे अच्छा वो बोलेंगे कि हम क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे देयर मनी ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये क्या है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट चैनल के अंदर क्या फर्क हुआ है कि अगर आप इंटरेस्ट रेट को कम करते हो तो सेविंग कम और लोग इन्वेस्ट स्पेंड ज्यादा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर बेटा ये हमने किसके एंगल से देखा था, ये हमने देखा था कि जब लोग डिपॉजिट करेंगे उसको क्या होगा, डिपॉजिट के एंगल से, किसके एंगल से, डिपॉजिट के एंगल से देखा था। अब ये कौन सा एंगल होगा, यहां पे हम देखेंगे कि हमारा, यहां पे हम क्या देखेंगे, हमारे बोरोवर जो बोरो करेगा किसके एंगल से देखेंगे, अब हम देखेंगे बोरोवर के एंगल से देखेंगे। ठीक है, अब जो बोरो करेगा वो बोलेगा यार पहले तो मैं 10% इंटरेस्ट रेट देता था, अब तो सिर्फ मैं 4% इंटरेस्ट रेट दे रहा हूँ, क्या मस्त हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होने से वो क्या करेगा, ज्यादा बोरो करेगा कि अब बोरो करने में इतना टैक्स का पेमेंट नहीं, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं देना पड़ता, तो ज्यादा बोरो करो। अब वो ज्यादा बोरो करेगा तो उसका यूज कहां पे करेगा, वो बोलेगा कि यार घर खरीदो, यहाँ पे मतलब जो भी प्रॉपर्टी है बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट है बोरो से करो। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, एसेट के अंदर डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब क्या होता है, लोअर द इंटरेस्ट रेट क्या करता है, लोगों को एनकरेज करता है बोरो मोर एज दे फेस लेस लोअर रीपेमेंट, यहाँ पे आपका रीपेमेंट आपका कम होगा, जिससे क्या होगा, लोअर द लेंडिंग रेट किसको सपोर्ट करता है, हाई डिमांड फॉर एसेट सच एज हाउसिंग। लोग क्या करते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं ना, लोग बोरो करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि घरों के भाव तो बढ़ने वाले ही हैं, इतने कम रेट पे बोरो का इतने कम रेट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहां से क्या करो, पैसे उठाओ और एसेट में लगाओ। इससे क्या होगा, हमारा जो कॉस्ट ऑफ परचेस है वो कम होगा क्योंकि बोरिंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, और भाव क्या होंगे, बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, जिससे क्या होगा, फ्यूचर में हम इसको सेल करेंगे और उस पर बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो यहाँ पे ये हुआ हमारा बोरो का एंगल। ठीक है, ओके। तो बेटा जी बेसिकली अगर, और दूसरा अब है ना, लोअर लोअर द इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो हमने देखा ऊपर क्या देखा कि इंटरेस्ट रेट कम करने से डिमांड क्या होती है, डिमांड स्पेंडिंग बढ़ जाती है, लोगों की गुड्स के ऊपर स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। ऑन द अदर हैंड जो बोरोवर है वो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गए तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की कॉस्ट कम हो जाएगी, इसलिए लोग ज्यादा बोरो करेंगे, बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगाएंगे, जिससे इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन फ्रॉम बिजनेस क्या होगा, बढ़ेगा। मींस बिजनेसमैन विल यूज मोर बोरोड फंड इंस्टेड ऑफ ओन फंड। ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेसमैन का एंगल आ गया, किसका एंगल आ गया, बिजनेसमैन का एंगल आ गया कि बिजनेसमैन क्या करेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग मैन के एंगल से हमने देखा कि एक बिजनेसमैन बोलता है यार सुन, बिजनेस से मैं कमाता हूं 10%, कितना कमाता हूं 10%, अगर मैं खुद के पैसे लाऊंगा और उसको बिजनेस में लगाऊंगा, बिजनेस मेरे को 10% रिटर्न करके देगा, लेकिन मेरे पास इतना फंड नहीं है, एक काम करता हूं मैं बोरो करके लाता हूं, बोरो से मेरे को फंड पड़ता है 4% के अंदर, 4% में लगा के बिजनेस में लगाऊंगा, बिजनेस मेरे को कमा के देगा 10%, मैं बोरो वाले का इंटरेस्ट चुका दूंगा 4%, बचेगा कितना, 6%। 6% मेरा डायरेक्ट मुनाफा है। तो क्यों खुद के बिजनेस के पैसे के ऊपर बिजनेस करना, बैंक से पैसे लाओ बिजनेस में डालो, वहां से कमाओ, बैंक वाले को इंटरेस्ट दो और बाकी का 6% खुद रखो, लाइफ को एंजॉय करो। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जी जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग क्या करेंगे, गुड्स की डिमांड बढ़ा देते हैं, और डिमांड बढ़ती है तो लोग खरीदने के लिए रेडी है। अब लोग खरीदने के लिए रेडी है तो प्रोड्यूसर ऐसा मौका क्यों छोड़ेगा, इसलिए प्रोड्यूसर क्या करेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ती है, क्या होते हैं, इंटरेस्ट रेट कम होने से क्या हो जाती है, डिमांड फॉर द गुड्स, क्योंकि हमने देखा था ऊपर स्पेंडिंग क्या होती है, स्पेंडिंग हमारी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे लोग सेव करना पसंद नहीं करते, वो ज्यादा किसके ऊपर पसंद करते हैं, स्पेंड करना। मतलब क्या होता है, डिमांड हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अगर लोग, ये डिमांड कौन करेगा, कंज्यूमर। अब कंज्यूमर अगर डिमांड करेगा तो प्रोड्यूसर क्या सोचेगा, प्रोड्यूसर थोड़ी इस मौके को जाने देगा, वो बोलेगा कि देखो यार डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो मेरे को क्या चाहिए, बिजनेस के अंदर पैसे लगाने, और ज्यादा मशीनरी, और ज्यादा बिल्डिंग, और ज्यादा यहाँ पे लोगों को हायर करो, और प्रोडक्शन को क्या करो,
प्रोडक्शन को इंक्रीज करो, प्रोडक्शन को क्या करो, इंक्रीज करो, इन्वेस्टमेंट लगाओ। लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आएगा, मनी कहां से आएगा? तो वो क्या बोलेगा कि रुको, मनी कहां से आएगा? बोले सर 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 इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट जो रेट है हमारे, वो इंटरेस्ट रेट क्या है, बहुत ज्यादा ही कम है। तो आप क्या करो, इंटरेस्ट रेट कम है तो बोरोइंग कॉस्ट क्या होगी, बोरोइंग कॉस्ट हमारी बहुत कम हो जाएगी, बोरोइंग कॉस्ट हमारी कम है क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है। तो आप क्या करो, आप क्या करो, बोरो करो। उस बोरो करने से, उस बोरो करो, उस बोरो को कहां लगाओ, इन्वेस्ट इन द बिजनेस। क्या करो, बिजनेस के अंदर उसको इन्वेस्ट इन द बिजनेस। और बेटा जी क्या होता है, क्योंकि हमको मालूम है कि डिमांड तो है, मतलब प्रोडक्ट तो हमारा बिकेगा ही बिकेगा। और हमारा अगर सपोज बिजनेस का रिटर्न कितना है, अगर हमारा बिजनेस का रिटर्न है 10% और बोरो का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बोरो का रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4% है। तो 4% हम बैंक को दे देंगे। हम किसको पे करेंगे, पे टू द बैंक। अगर हम बैंक को दे देंगे तो भी हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा, हम कितना सेव करेंगे, 6%। तो यहां पे बोरो बिजनेस क्या करेगा, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन इस अपॉर्चुनिटी को, बिजनेसमैन ऑप्ट दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और वो क्या करेगा, ही विल बोरो मोर, ही विल बोरो मोर अमाउंट फ्रॉम द बैंक। ठीक है, तो बेटा जी हमने ये अलग अलग एंगल से देखा। आई होप आपको अब क्लियर समझ में आ गया है कि ये इन्वेस्टमेंट के अंदर यहां पे बेसिकली हम क्या देखने वाले, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट अगर क्या है, इफ इंटरेस्ट रेट क्या है, लोअर, लोअर है तो इसका किसके ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो पहला, ये डिपोजिटर इन द बैंक, डिपोजिटर इन द बैंक, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, उसको लेस इंटरेस्ट, लेस इंटरेस्ट होगा, हाँ जी, लेस इंटरेस्ट होगा। तो वो क्या करेगा, सेव लेस। तो उससे अच्छा क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ डिपॉजिट, इंस्टेड ऑफ डिपॉजिट, इंस्टेड ऑफ डिपॉजिट इन द बैंक, आप क्या करो, उसको स्पेंड द अमाउंट, स्पेंड द अमाउंट। और ये स्पेंड करने से क्या होगा, स्पेंड द अमाउंट, और उससे क्या होगा, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस क्या होगी, विल इंक्रीज। करेक्ट है बच्चा। अब देखो, ये तो हुआ डिपॉजिटर के एंगल से। अब जो बोरोवर, जो बोरोवर है उसके एंगल से देखो। अब बोरोवर के एंगल से देखेगा तो यहां पे क्या है, बोरोइंग रेट क्या है, बोरोइंग रेट, बोरोइंग रेट इज लो, इसलिए क्या करेगा, बोरो मोर। और उसको कहां पे डालो, क्योंकि ये जो बोरोवर है ये कौन है, ये एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, कौन है, हाउस होल्ड, नॉर्मल हाउस होल्ड वाला पर्सन है। ये कौन है, हमारे नॉर्मल जो हमारे घर में रहने वाले, मतलब एक नॉर्मल जो बिजनेस नहीं करे, ठीक है, हाउस होल्ड पर्सन है, जिनका कोई प्रकार का बिजनेस नहीं है, सैलरीड पर्सन है। तो वो बोरो मोर करके कहां इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट इन एसेट्स। व्हाई,
बिकॉज एसेट विल गिव मोर रिटर्न। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और दूसरी तरफ हमारे कौन से भाई साहब है, दूसरी तरफ हमारे पास है बिजनेसमैन। ये बिजनेसमैन क्या सोचेंगे, ये बिजनेसमैन क्या सोचेंगे हमारे, कि ये क्या देखेंगे कि डिमांड क्या है, थोड़ा सा इधर लिखते हैं। बिजनेसमैन क्या सोचेगा, एज द डिमांड, हमने देखा एज द डिमांड क्या है, डिमांड इज मोर, सो क्या करो, एंड अनदर साइड इंटरेस्ट इज लो, तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट इन बिजनेस, इन्वेस्ट इन बिजनेस। हाउ, हाउ, बाय बोरोइंग फ्रॉम बैंक। समझे, बैंक से बोरो करो और बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, इससे क्या होगा, तो देखो बिजनेस का रिटर्न, बिजनेस का रिटर्न सपोज 10%। ठीक है, बैंक रेट, या तो हम इसको प्रॉपर लिखें तो ये है हमारा इंटरेस्ट रेट, बिजनेस रिटर्न जिसको बोलते हैं रिटर्न फ्रॉम आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड वो कितना है, वो है हमारा 4%। ठीक है, कितना सेव कर लिया, 6%, सेव 6%। तो ये था एक इंटरेस्ट जब क्या हो जाता है, लो हो जाता है, तो उसकी इंपैक्ट क्या होगी, समझे, इंटरेस्ट रेट लो करने से डिपॉजिटर इंपैक्ट ऑन डिफरेंट पर्संस। आप इसका मैं बाद में आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने इसके अंदर सेव कर लेना, इंपैक्ट ऑन डिफरेंट पर्सन। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप खुद के अंदर भी नोट्स लिख सकते हैं, जिससे अब ये कंसेप्ट आपको समझने में एकदम आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, तो देखो बेटा जी, यहां पे हमने क्या देखा कि लोअर इंटरेस्ट रेट करने से ये यहाँ पे फ्रॉम द एंगल ऑफ डिपोजिटर, बोरोवर एंड बिजनेसमैन के एंगल से क्या होता है। अब देखो ये है ना चैनल, ये चैनल के अंदर ए पॉइंट था हमारा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, क्या था, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ए पॉइंट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये हमने इंपैक्ट देखी उसकी। चलो आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट क्या है, कैश फ्लो चैनल। तो ये है हमारा बी, कैश फ्लो चैनल। देखो कैश फ्लो के अंदर क्या इंपैक्ट पड़ता है, monetary policy influences interest rate which affect the decision of household and business by changing the amount of cash that are available to spend on the goods and service। मतलब क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी में जब भी आप चेंज करते हो इंटरेस्ट रेट में, थ्रू इंटरेस्ट, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब इंटरेस्ट रेट में चेंज करो, तो वो क्या करते हैं, हाउस होल्ड का डिसीजन इंपैक्ट करता है कि कितना कैश हमको हाथ में रखना है या कितना हमको स्पेंड करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दोज हु हैव ऑलरेडी बोरोड अप टू द मैक्सिमम दैट द बैंक विल प्रोवाइड। मतलब क्या है, देखो रिडक्शन इन द लैंडिंग रेट, अब क्या हो रहा है, लैंडिंग रेट हमारा कम हो रहा है। आप उनको मैं ये बताता हूँ, इसको देखो पहले फिर ऊपर समझते हैं, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है, पहले पहले शॉर्ट समरी पढ़ेंगे फिर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर लैंडिंग रेट कम होता है बेटा, ये लैंडिंग रेट और बोरोइंग रेट आपको मालूम होगा, लैंडिंग रेट क्या होता है और डिपोजिटर क्या होता है। देखो बैंक है ना, बैंक 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 जो पर्सन डिपॉजिट करता है, डिपोजिटर, वो क्या करता है, अपने पैसे बैंक को दे रहा है, उस पे बैंक क्या देती है इनको,
उसको देगी पैसे। उस पैसे को क्या बोला जाता है? उस पैसे को बोला जाता है, उस पैसे को बोला जाता है डिपॉजिट रेट। क्या बोला जाता है? डिपॉजिट रेट। और बैंक इससे जिसको लैंड करती है, लैंड करती है, उस पे क्या लेगी? ये लोग उसको पेमेंट करेंगे, उसको बोलते हैं लैंडिंग रेट। क्या होगा? लैंडिंग रेट। बैंक ने लैंड किया है टू द पर्सन, अदर पर्सन, उसको हम क्या बोलेंगे? लैंडिंग रेट बोलेंगे। तो देखो अब आगे, ओके बेटा जी। तो ये मैंने आपको बताया कि ब्लेंडिंग रेट किसे बोलते हैं और डिपॉजिट रेट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो लैंडिंग रेट मतलब जो बैंक पैसा देती है दूसरों को, लैंड करती है, उस पर जो रेट लेती है उसको बोलते हैं लैंडिंग रेट। अगर हमारा लैंडिंग रेट क्या होता है, लैंडिंग रेट हमारा रिड्यूस होता है, तो इससे क्या होगा? लीड टू रिडक्शन इन द इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ अमाउंट। ये तो हमको मालूम है कि अगर लैंडिंग रेट अगर कम कर दोगे तो सामने वाले को इंटरेस्ट अब कम देना पड़ेगा। कम देना पड़ेगा तो उसके पास कैश अवेलेबल क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सर समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो इसको हम समझाते हैं कि इसके अंदर वो क्या बोलना चाहता है। एक मिनट, इसको हम करते हैं थोड़ा सा छोटा सा पार्ट। ये वैसे इसका मतलब नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको हम डिलीट ही करते हैं और यहाँ पे हम बनाते हैं कैश फ्लो चैनल। देखो, कैश फ्लो के अंदर बेसिकली ये क्या बोल रहा है, ये मैं आपको पहले इसका एक बेसिक मतलब बता देता हूं। यहाँ पे सपोज, यहाँ पे क्या होता है, मिस्टर ए, मिस्टर ए बैंक से पैसे ले रहा है। पहले 10% पे पैसा लेता था, सपोज लाख रुपए, 1 लाख रुपए। अब बैंक ने अपना लैंडिंग रेट को कम कर दिया और वो 4% ही कर दिया। तो पहले इसको कितना देना पड़ता था? 10,000 का। अभी कितना देना पड़ता है? 4,000। कितना बच गया? 6,000। ये क्या हो गया? ये इसका सेव हो गया। सही है कि नहीं? हाँ जी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, जब लैंडिंग रेट क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, तो उसकी सेविंग क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो उसी को बोला हुआ है कि जब बेटा जी हमारा लैंडिंग रेट डिक्रीज होता है तो इंटरेस्ट का पेमेंट डिक्रीज होता है, जिससे मोर कैश अवेलेबल होता है टू स्पेंड के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा था, रिडक्शन इन द लैंडिंग रेट रिड्यूस रिड्यूस the reduction in the lending rate reduce interest repayment on debt, increase the amount of cash available for the household and business to spend on the goods and services। जितना lending rate कम होगा उतना उनके पास अमाउंट ज्यादा अवेलेबल होगा स्पेंड करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल रिडक्शन इंटरेस्ट रेट हुआ, लोअर द रीपेमेंट हुआ, जिससे उनके पास पैसे बच गए और जिससे वो दूसरी चीजों के ऊपर खर्चा कर सकेंगे। उसका उल्टा, अगर रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट, अब देखो at the same time reduction in the interest rate reduce the amount of income that the household and businessmen get from the deposit, some may choose to restrict their spending। अब ये क्या है? अब बोलता है कि भाई इसका उल्टा इंपैक्ट भी तो पड़ सकता है। मतलब क्या, अगर आप इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हो तो जो डिपॉजिट कर रहा है बैंक के अंदर उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट कम मिलेगा। अरे उसको इंटरेस्ट कम मिलेगा तो उसकी क्या होगा? इसकी इनकम कम होगी। उसकी इनकम क्या हो जाएगी? उसकी इनकम हमारी रिड्यूस हो जाएगी। अगर उसकी इनकम रिड्यूस हो गई तो उसके लिए स्पेंड करने के लिए अमाउंट बचेगी नहीं। ये तो लो, ये तो क्या करें अब। तो द टू इफेक्ट कैसा करता, वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन, बट रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट मतलब कि जो फर्स्ट की जो इंपैक्ट है वो ग्रेटर होती है सेकंड से। ठीक है, चलो इसकी मैं आपको नोट्स बना के, समरी बना के यहाँ पे दे देता हूं, ताकि क्या हो, आप इसको आसानी से फटाफट एग्जाम के टाइम पे कवर अप कर सके। तो देखो, कैश फ्लो चैनल का हमारा हेडिंग है। यहाँ पे हमारी दूसरी हेडिंग कौन सा? ये हमारा ए था, ये हमारा बी है। बी क्या बोला है? कैश फ्लो चैनल। ठीक है, कैश फ्लो चैनल के अंदर बेटा जी क्या आ रहा है, यहाँ पे इंपैक्ट ऑन इंक्रीज और डिक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाले के अंदर हम कर रहे हैं रिडक्शन इन लैंडिंग रेट।
रिडक्शन इन लैंडिंग रेट। और सेकंड वाले में क्या करें, रिडक्शन इन बोरिंग डिपॉजिट रेट, रिडक्शन इन डिपॉजिट रेट। अब देखो बेटा, रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट के अंदर क्या होगा, यहां पे हमारे द बोरोवर हैज टू पे लेस इंटरेस्ट अमाउंट। हाँ जी, द बोरोवर हैज टू पे लेस इंटरेस्ट अमाउंट। उससे क्या होगा, उससे मीन्स he or she will save more। हाँ, अगर उनकी सेविंग बढ़ी क्योंकि इंटरेस्ट का पेमेंट कम हो गया, इससे क्या हुआ, सरप्लस अमाउंट विल बी यूज, किस पर्पस के लिए, फॉर स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो यहां पर उनके पास सरप्लस अमाउंट अवेलेबल होगी फॉर यूज ऑन स्पेंडिंग। ठीक है, रिडक्शन इन डिपॉजिट रेट। अब बेटा जी, रिडक्शन इन डिपॉजिट रेट से क्या होता है, रिडक्शन इन डिपॉजिट रेट से क्या होता है, जब आप डिपॉजिट का रेट कम कर देते हो तो डिपॉजिट रेट से क्या होता है, डिपॉजिटर जिसने अपना पैसा बैंक में दिया हुआ है, डिपॉजिटर विल गेट लेस इंटरेस्ट, डिपॉजिटर विल गेट लेस इंटरेस्ट इनकम। अगर उसके पास इनकम कम होगी तो क्या वो ज्यादा स्पेंड कर पाएगा, मींस ही विल स्पेंड लेस अमाउंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ जी, स्पेंड लेस अमाउंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। और उससे क्या होगा, उससे डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाएगी, विल डिक्रीज। समझ रहे हो, तो ये था हमारा कैश फ्लो चैनल के अंदर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज या तो डिक्रीज करने से क्या इंपैक्ट पड़ती है। ठीक है जी, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है सी, एसेट प्राइस इफेक्ट, एसेट प्राइस एंड वेल्थ चैनल। अब ये क्या बोलता है बेटा जी, ये बोलता है कि देखो, अगर इंटरेस्ट रेट अगर कम करोगे, एसेट प्राइस एंड पीपल्स वेल्थ इन्फ्लुएंस हाउ मच दे कैन बोरो एंड हाउ मच दे कैन स्पेंड ऑन द इकोनॉमी। मतलब क्या होता है, द एसेट प्राइस एंड द वेल्थ चैनल टिपिकली अफेक्ट द कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट। ये एसेट वेल्थ एंड वेल्थ चैनल क्या करती है, ये इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन को इंपैक्ट करती है। लोअर द इंटरेस्ट रेट, बेटा जी इंटरेस्ट रेट को क्या कर दिया हमने, कम कर दिया। देखो पहले मैं आपको एक समरी बता देता हूं ताकि आपको डिटेल आराम से क्लियर हो जाएगा। लोअर द इंटरेस्ट रेट, हमने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। हमको मालूम है अगर इंटरेस्ट रेट कम करोगे तो हम क्या करेंगे, बोरो मोर करेंगे। बोरो मोर करेंगे तो डिमांड फॉर एसेट इंक्रीज होगी। डिमांड फॉर इंक्रीज होगी तो एसेट की प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस चीज की डिमांड बढ़ती है वो उसकी अल्टीमेटली प्राइस भी इंक्रीज होगी। As the price of an asset increase होती है, people will put more on asset as a collateral security और उससे वो ज्यादा बोरो कर पाएंगे। ठीक है, एंड इंक्रीज इन द एसेट प्राइस इंक्रीज द पीपल वेल्थ, उससे क्या होगा, पीपल की वेल्थ बढ़ेगी, मतलब एसेट की प्राइस बढ़ी मींस वेल्थ बढ़ा। हायर द कंजम्पशन एंड हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट्स, तो यहाँ पे और ज्यादा क्या करेंगे, हाउस होल्ड एंड एसेट्स एंड हाउस होल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। This can lead to higher consumption and housing investment as the household generally spend some share of any increase in the wealth। मतलब उनका क्या बढ़ेगा, कंजम्पशन एंड हाउसिंग इन्वेस्टमेंट का बढ़ेगा, स्पेंड सम शेयर ऑफ इंक्रीज इन द वेल्थ। ठीक है, हाउसिंग इन्वेस्टमेंट
यहाँ पे क्या, दिस कैन लीड टू हायर कंजम्पशन एंड हाउसिंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और उसके होने वाले बेनिफिट से उनका कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे एसेट प्राइस एंड वेल्थ चैनल के ऊपर बोल रहा है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर फोकस किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ फोकस किया हुआ है हमारे, देखो सी, यहाँ पे किसके ऊपर फोकस किया है, एसेट एंड वेल्थ के ऊपर, एसेट एंड वेल्थ चैनल। एसेट एंड वेल्थ चैनल के ऊपर क्या बोल रहा है, एसेट एंड वेल्थ चैनल के अंदर बेसिकली हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसके अंदर इंपैक्ट ऑफ रिडक्शन इन इन इंटरेस्ट रेट, किसके ऊपर, इंपैक्ट ऑफ रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट ऑन एसेट्स एंड वेल्थ, इसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ी, सिंपल है, देखो क्या इंपैक्ट पड़ी। पहला तो हमने क्या इसके अंदर नोट डाउन किया कि बोरोइंग रेट क्या है, बोरोइंग रेट हमारा इज लो, सो पीपल क्या करेंगे, बोरो मोर, बोरो मोर करके क्या करेंगे, इन्वेस्ट इन एसेट्स, एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करो, इससे क्या होगा, डिमांड फॉर एसेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज, डिमांड फॉर एसेट इंक्रीज हो जाएगा, उससे क्या होगा, इंक्रीज इन एसेट प्राइस, इंक्रीज इन एसेट प्राइस, और एसेट की प्राइस होने से बढ़ने से क्या होगा, वेल्थ ऑफ द पीपल इंक्रीज हो जाएगी, और वेल्थ इंक्रीज होने से क्या होगा, लीड टू इंक्रीज इन हाउसहोल्ड, वेल्थ ऑफ द पीपल इंक्रीजेस। अब क्या कर पाएंगे इसको मैं बाद में बताता हूं, वेल्थ इंक्रीज होने से वो क्या करेंगे, नाउ दे विल पुट एसेट एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, they will put asset as a collateral security and will get more money for investment from the bank. Are you getting? क्योंकि एसेट की डिमांड बढ़ी इसलिए एसेट की प्राइस बढ़ी, और एसेट की प्राइस बढ़ी इसलिए वो और ज्यादा लोन लेने के लिए बैंक एसेट तो नहीं दे देगी ना आपको, बैंक क्या मांगेगी आपसे, कोलेटरल सिक्योरिटी, क्योंकि एसेट पहले 50 लाख की थी, अब एसेट की वैल्यू 70 लाख की है, तो अब बैंक को बोलोगे देखो भाई ये 70 लाख की एसेट है, रखो 70 लाख और दो मेरे को 70 लाख रुपए, बैंक आपको 70 लाख रुपए अब देगी, जो पहले वही सिक्योरिटी पे, वही एसेट पे जो 2 साल पहले 50 लाख देती थी, अब आपको 20 लाख एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और आपको 20 लाख ज्यादा मिल रहे हैं, अब 20 लाख का ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो यहां पे क्या होगा, यहां पे लीड टू, इससे क्या होगा, फर्दर इंक्रीज, लीड टू फर्दर इंक्रीज इन डिमांड ऑफ एसेट, और उससे क्या होगा, वेल्थ ऑल्सो इंक्रीजेस, इससे क्या होगा, हमारी वेल्थ इंक्रीज हो जाएगी, एंड अल्टीमेटली इंक्रीज हाउसहोल्ड कंजम्पशन
एंड एसेट्स। सिंपल था। तो ये बेटा जी ये क्या था, ये एक एसेट एंड वेल्थ चैनल का इंपैक्ट क्या पड़ता है, इंपैक्ट ऑन द इंपैक्ट ऑफ द रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट ऑन वेल्थ एंड एसेट्स, एसेट्स एंड वेल्थ। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक्सचेंज रेट के ऊपर। बेटा जी एक्सचेंज रेट किसके लिए होता है, जब भी हम डॉलर की डिमांड करते हैं, जब भी हम डॉलर की डिमांड करते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर हमारे को देखो, हम डॉलर की देखो सुनना, आपको फॉरेन करेंसी अगर चाहिए तो आपको आरबीआई के पास जाना पड़ेगा। अगर आपके पास फॉरेन करेंसी आई हो तो उसको रुपीस में कन्वर्ट कराने के लिए भी आरबीआई के पास जाना पड़ेगा। जब आपको पेमेंट करना हो ना, आपने कोई इंपोर्ट किया, आपने क्या किया, इंपोर्ट किया, इंपोर्ट के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट के लिए क्या करोगे, आरबीआई से पैसे मांगोगे कि भाई आरबीआई आरबीआई मुझे डॉलर चाहिए, 1 लाख का डॉलर का पेमेंट करना है। तो यहाँ पे मैं आरबीआई को क्या दूंगा, पैसे दूंगा और आरबीआई मेरे को 1 लाख डॉलर देगा, जिसको मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट के सामने पेमेंट कर सकूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डॉलर की डिमांड करूंगा। क्या करूंगा, डॉलर की डिमांड करूंगा। और वहीं पे अगर फॉरेन से पैसा आया है तो मैं आरबीआई को दूंगा कि आरबीआई ले पकड़ ये 2 लाख के डॉलर और मेरे को इसके सामने रुपीस दे। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं डॉलर बैंक को दूंगा, बैंक को मतलब आरबीआई को दूंगा, जिससे क्या होगा, कंट्री के अंदर डॉलर का सप्लाई बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉलर का सप्लाई बढ़ेगा। मतलब क्या होता है, हमारा एक्सचेंज रेट जब डिसाइड करना होता है तो डॉलर के डिमांड और सप्लाई के बेस पे एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। अब बेटा जी क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे बताता हूं। इफ द इंटरेस्ट रेट अगर लो हो जाता है, अगर इंटरेस्ट रेट क्या होता है, लो हो जाता है, फॉरेन वाला क्या सोचेगा, यार इस कंट्री के अंदर तो इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट जैसा कुछ करने जैसा मेरे को लग नहीं रहा। तो फॉरेन वाला क्या यहाँ पे हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा कि नहीं करेगा, इल्ले नहीं करेगा। वो बोलेगा कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिल रहा है, आपके बैंक डिपॉजिट के अंदर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जैसा अब मजा नहीं रहा पहले जैसा। अब हम वहां से इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम हमारा पैसा निकाल के कहां ले जाएंगे, दूसरी कंट्री में ले जाएंगे। तो वो क्या करता है, यहां से हम पूरा पैसा रुपीस खींच लेते हैं, उसको बोलते हैं आरबीआई को देते हैं, आरबीआई ये पकड़ तुम्हारे रुपए और मेरे को दे दे मेरे डॉलर। तो यहाँ पे आरबीआई को क्या करना पड़ता है, डॉलर का उनको देने पड़ते हैं। तो डॉलर का क्या होगा, डिमांड बढ़ती है, डॉलर की डिमांड बढ़ती है। क्यों, क्योंकि पैसा निकाल रहे हैं वो, और डॉलर की डिमांड करे कि हमको डॉलर दे दे, हम जा रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर, डॉलर की क्या बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है। अब सिंपल बेटा इसको देखो, ये है ना बच्चों को मालूम नहीं पड़ता इसका कंसेप्ट, मैं आपको एकदम सिंपल मैं बताता हूं। यहाँ पे बेटा ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व है, जिसके अंदर क्या होता है, डॉलर का सप्लाई, डॉलर का सप्लाई क्या हो रहा है, डॉलर का सप्लाई कर्व, और ये क्या है हमारा डॉलर का डिमांड कर्व। क्या है हमारा डॉलर का डिमांड कर्व, सीधा नहीं होगा, अरे आ गया, चलो ये है डिमांड, ये डिमांड है, ये किसकी डिमांड करें, डॉलर की। अब बेटा जी क्या होता है, अगर रुपीस, अगर हम क्या करें, फॉरेन वाले अपना पैसा बाहर खींच के ले जा रहे हैं, तो वो डिमांड कहेंगे कि हमको डॉलर दो, हमारे डॉलर हमको लौटा दो, हमारे डॉलर हमको लौटा दो, ये पकड़ो तुम्हारा रुपीस। तो फॉरेन वाला अपना डिमांड क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, हाँ जी इंक्रीज कर देगा। तो पहले देखो, पहले जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आता था वो इस पॉइंट पे आता था, ठीक है कि नहीं, वो कहां आता था, इस पॉइंट पे आता था, यस। अब क्योंकि वो डॉलर का डिमांड कर रहे हैं, इसलिए इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पे आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा इस पॉइंट पे, ठीक है, कहां पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारा ये जो प्राइस है, एक्सचेंज रेट है, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये हमारा इक्विलिब्रियम एक था और ये हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आया। मतलब क्या हुआ कि डॉलर की डिमांड बढ़ने से, डॉलर की डिमांड बढ़ने से यहाँ पे क्या होता है, डॉलर की डिमांड बढ़ने से जो रुपीस है, ये रूपी करेंसी वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। मतलब जैसे पहले पहले क्या था, ओल्ड, पहले सपोज 90 रुपीस पर डॉलर हुआ था, अब क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा 95 रुपीस पर डॉलर। तो ये क्या हो गया, हमारा रुपीस वीक हो गया, समझे। तो देखो
दिस में पुल आउट, दे अपनी मनी को पुल आउट कर लेंगे फ्रॉम इंडिया और वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, अदर कंट्री के अंदर। मीन्स देयर रूपी, यहाँ पे क्या होगा, मीन्स दे गिव रूपी एंड परचेज फॉरेन करेंसी, मीन्स मनी सप्लाई ऑफ रूपी करेंसी विल इंक्रीज। रूपी करेंसी का मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि मार्केट के अंदर उन्होंने क्या दिया, रुपीज दिया, एंड डॉलर क्या किया, ले लिया। लीड टू डेप्रिसिएशन इन रुपीज करेंसी। यहां पे मैंने आपको बताया कि डॉलर का डिमांड फॉर डॉलर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसमें क्या हुआ, यहां पे देखो इस चीज को बेटा जी, आपको बच्चों को समझ ही नहीं आता ये वाला पॉइंट। यहां पे पुल देयर मनी फ्रॉम इंडिया एंड इन्वेस्ट इन अनदर, इन्वेस्ट इन अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करें। इसका मतलब क्या, हेंस दे डिमांड डॉलर। क्यों, क्योंकि अपनी करेंसी बोलेंगे भाई ये तुम्हारे पकड़ो 50 लाख और मेरे डॉलर मुझको लौटा दो, तो वो डिमांड करेंगे डॉलर की, इसलिए क्या होगा, डिमांड फॉर डॉलर विल इंक्रीज, डिमांड फॉर डॉलर विल इंक्रीज। और उससे क्या होता है, और उससे अल्टीमेटली इन सब से क्या होगा, लीड टू इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स रूपी हमारा क्या हो गया, रूपी हमारा डेप्रिशिएट, रूपी विल डेप्रिशिएट। ठीक है, ये मैंने आपको कर्व बना के समझाया, डेप्रिशिएशन इन द रुपीज करेंसी। और इसका फायदा क्या होगा, जब भी रुपीज डेप्रिशिएशन होता है तो इसका फायदा, यहां पे इंपैक्ट ऑन, किसके ऊपर इंपैक्ट की बात हुई है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होगा, क्योंकि अब रुपीज करेंसी 90 का 95 हो चुका है, तो ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इंपोर्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे हमने क्या किया, इंपोर्ट हमारा इंक्रीज हो जाएगा और एक्सपोर्ट डिक्रीज हो जाएगा, इंपोर्ट डिक्रीज हो जाएगा और एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या था हमारा एक्सचेंज रेट चैनल। क्या पढ़ा हमने, एक्सचेंज रेट चैनल। इसको आप चाहो यहाँ पे इसकी नोट्स लिख सकते हो, मैंने बड़ा ही बढ़िया ढंग से आपको इसको समझाया है। ओके जी, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि ये एक पेज पे आ सके। ठीक है, और ये बी क्या है हमारा, बी है एक्सचेंज रेट चैनल। ठीक है, ओके। अब है ना, यहाँ पे बेटा जी हमारे जो ट्रांसमिशन था वो खत्म हुआ।
ट्रांसमिशन के अंदर हमने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का फर्क क्या होता है, कैश फ्लो पे क्या इंपैक्ट होता है, एसेट एंड वेल्थ चैनल में क्या इंपैक्ट पड़ता है और एक्सचेंज रेट में क्या फर्क पड़ता है, वो हमने देखा। अब हमने देखने वाले हैं इसके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये इंस्ट्रूमेंट्स एकदम सिंपल है। अब मोस्टली हमारा जो टफ पार्ट था, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, वैसे इतना था नहीं, वो हमने खत्म कर दिया। अब ये इंस्ट्रूमेंट्स आपके पड़े पड़े से आएंगे। जैसे क्या होता है क्वांटिटेटिव टूल्स। बेटा जी क्वांटिटेटिव टूल्स ऐसे होते हैं जो एंटायर इकोनॉमी पे जो इंपैक्ट पड़ते हैं, वो होते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट। देखो मॉनेटरी पॉलिसी एक इंस्ट्रूमेंट्स तो है, अब उसके अंदर दो प्रकार के मॉनेटरी पॉलिसी, एक क्या है इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके थ्रू हम प्राइस को स्टेबल करते हैं, इकोनॉमी को स्टेबल करते हैं, ठीक है। और ये कैसे किया जाता है, थ्रू डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो पहला इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा है, क्वांटिटेटिव टूल्स। और ये क्वांटिटेटिव टूल्स क्या करता है, एंटायर इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट करता है। और उसमें क्या आ रहा है, रिजर्व रेशियो। रिजर्व रेशियो बेटा जी दो प्रकार के होते हैं। ये रिजर्व रेशियो के अंदर पहला होता है सीआरआर। सीआरआर क्या होता है, बैंक को जो भी पैसा मिलता है उसमें से क्या करना पड़ता है, उसको एक पर्टिकुलर रिजर्व किसके पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है। किसके पास रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, उसको बोलते हैं सीआरआर। नीदर वो क्या करेंगे, नीदर लैंड इट टू एनीवन नॉर कैन इट अर्न एनी इंटरेस्ट। उस पर उसको कोई इंटरेस्ट वगैरह भी नहीं मिलता, ना ही कोई प्रॉफिट मिलता है ऑन सीआरआर। दूसरा होता है हमारा एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बेटा ये है हमारा रिजर्व रेशियो के अंदर दूसरा एसएलआर आता है। एसएलआर आप तीन फॉर्म में रख सकते हो। ये तीन फॉर्म कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं आप कैश के फॉर्म में रख सकते हो, गोल्ड के फॉर्म में रख सकते हो, या तो आप इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में भी रख सकते हो। तो जरूर नहीं ये रखोगे आप खुद के पास ही, लेकिन यू कैन होल्ड इन थ्री फॉर्म, कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी के। और अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखते हैं तो आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह तो मिलेगा ही, ऑफकोर्स वाली बात है। फिर दूसरा आता है हमारा क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंदर ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई क्या करती है, आरबीआई बाय एंड सेल करती है। अगर मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर कम है तो क्या करेगी, मनी सप्लाई कम है तो वो क्या करेगी, लोगों से खरीद लेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिससे लोगों के पास पैसे चले जाएंगे, मनी का सप्लाई बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मार्केट में धूम पैसा है तो वहां पे क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगी, अपने शेयर्स को सोल्ड करती है, लोग बाय करते हैं, पैसा लोगों से निकल के आरबीआई के पास आ जाता है। तो यही ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, दैट इज कंडक्टेड बाय द सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक मतलब हमारे आरबीआई, जिसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। व्हेन द आरबीआई सेल करेगी लिक्विडिटी को, सेल करते ही जो लिक्विडिटी स्टक फ्रॉम द मार्केट थी वो क्या हो जाएगा, जो अगर गवर्नमेंट सेल करती है, लोगों का पैसा पूरा कहां आ जाता है, आरबीआई के पास आ जाता है, तो लिक्विडिटी मार्केट से खत्म। और उसका अपोजिट होता है जब वो बाय करती है। ठीक है, ये क्या होता है, द लेटर इज डन टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। ये हम सिक्योरिटी को बाय करने से क्या होगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओएमओ क्या होता है, जो भी टेम्पररी लिक्विडिटी मिसमैच है उसको दूर करने के लिए ये ओएमओ मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन किया जाता है। क्वालिटेटिव टूल्स ऐसे टूल्स होते हैं जो सिलेक्टिव टूल्स होते हैं, जो स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक सेक्टर पे ही अप्लाई होते हैं, जिसके अंदर आता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट मतलब जब भी आप अपनी कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक को दो तो उसके ऊपर क्या करना पड़ता है, आपको अमुक मार्जिन बैंक को रखना पड़ता है। मतलब अगर 1 लाख रुपए का अगर क्या है सिक्योरिटी की वैल्यू है, मार्जिन अगर 20% है, तो यहाँ पे लोन कितनी मिल पाएगी, लोन की अमाउंट होगी सिर्फ 80,000। इसी को क्या बोला जाता है, ये 20% को बोला जाता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। क्या बोला जाता है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ओके, तो यहाँ पे वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के हिसाब से मार्जिनल को बढ़ाती या तो घटाती है। मार्जिनल आर रेज्ड बाय द आरबीआई, द कस्टमर विल बी एबल टू बोरो लेस होता है। मोरल सुएशन क्या होता है, यहाँ पे आरबीआई कन्विंस करती है बैंक को टू कीप द मनी इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी रेदर देन सर्टेन सेक्टर के अंदर। सिलेक्टिव क्रेडिट टूल्स के अंदर दूसरा क्या है, पॉलिसी रेट, जिसके अंदर बैंक रेट होता है। बैंक रेट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे बेटा जी दूसरा है ना, ये हमारा बैंक रेट के अंदर जब क्या होता है, एक आरबीआई बैंक को जिस रेट पे लोन देती है, उस लोन के इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, उस लोन के इंटरेस्ट को बोलते हैं बैंक रेट बोलते हैं।
ठीक है। फिर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, द फॉलोइंग एलएफ फैसिलिटीज है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसके अंदर पहला आ रहा है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है जब बैंक क्या करती है, बोरो करेगी आरबीआई से फॉर शॉर्ट टर्म अगेंस्ट द रीपर्चेस एग्रीमेंट, कि भाई जो भी सिक्योरिटी मैं तुमको दूंगा, मतलब क्या होगा, बैंक आरबीआई क्या करती है, आरबीआई एंड बैंक, यहाँ पे बैंक को क्या देना पड़ता है, बैंक को मिलते हैं मनी, बैंक को क्या मिलते हैं, मनी प्रोवाइड करती है। हाँ जी, ये मनी के सामने आर इसको क्या करती है, इसको सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्या सेल करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मगर ये सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है, विद द कंडीशन टू रीपर्चेस एट द फ्यूचर डेट, ठीक है, और उस सिचुएशन में पैसे वापस से आरबीआई के पास पहुंच जाते हैं। तो ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं रेपो रेट। दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट, जब है ना आरबीआई बैंक से बोरो करती है और आरबीआई अपनी सिक्योरिटी बैंक को सेल आउट करती है विद द कंडीशन टू रीपर्चेस एट द फ्यूचर डेट, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब बेटा जी यहाँ पे ये वाला एक एमसीक्यू आपके क्वेश्चंस के अंदर आता है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मतलब क्या होता है कि जब आपके पास मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज द पैनल रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लैंड मनी टू द बैंक, मतलब जब सेंट्रल बैंक किसको लैंड करी, बैंक को लैंड करी ओवर द रेट अवेलेबल अंडर द रेपो पॉलिसी, ठीक है। मतलब क्या होगा, बैंक अवेलिंग MSF rate can use maximum 1% of the SLR security, मतलब क्या है, जब है ना बैंक सेंट्रल बैंक से बोरो करी है तो उसके ऊपर वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करती है, और वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आप अपनी जो SLR सिक्योरिटी है उसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हो। लेकिन मैक्सिमम स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो है, उसके अगेंस्ट में लोन ले रहे हो तो मैक्सिमम कितना ले सकते हो, 1% ही लोन ले सकते हो। और यहाँ पे एमएसएफ रेट क्या होगा, 1% है, तो आपको यहाँ पे 1% ही याद रखने का, जो भी रेपो रेट है उसका कितना होगा, 1% होगा, जो भी रेपो रेट है उसका कितना परसेंट होगा, 1% होगा। ये क्या था, MFS। अब बेटा जी यहाँ पे हमारा बस 5% टॉपिक बाकी है, बस 5 मिनट के अंदर हमारा टॉपिक हो जाएगा खत्म। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन, बेटा जी यहाँ पे देखो, यहाँ पे द सेंट्रल बैंक ने नोटिफाई किया, क्या नोटिफाई किया, 4% एज अ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई इन्फ्लेशन। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट से, इसके ऊपर एमसीक्यू आता है। क्या एमसीक्यू आता है, हमारा कंज्यूमर सीपीआई इन्फ्लेशन रेट कितना होना चाहिए, 4% होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके अंदर टॉलरेंस अगर थोड़ा सा बढ़ गया घट गया तो बोले कि रुको 4% वैसे होना चाहिए, लेकिन मैं आपको टॉलरेंस लिमिट कितने की दे रहा हूं, 6% की दे रहा हूं। मतलब अगर बढ़ने पे मैक्सिमम 6% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और लोअर के अंदर कितना होता है, 4 के अंदर। तो बेटा जी यहाँ पे सीपीआई, सीपीआई कितना दिया हुआ है हमको, 6% दिया हुआ है, और लेकिन अपर इसके अंदर क्या दिया हुआ है, अपर टॉलरेंस लिमिट है और लोअर टॉलरेंस लिमिट है। लोअर टॉलरेंस लिमिट है, अपर कितना दिया हुआ है, 6% का है, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैंने गलत लिखा बेटा, यहाँ पे आएगा 4%। ये अपर कितना दिया हुआ है, 6% दिया हुआ है, एंड लोअर कितना दिया हुआ है, 2% दिया हुआ है। बस आपको ये ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरबीआई इज मैंडेट टू पब्लिश मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। यहाँ पे पब्लिश क्या करना, आरबीआई क्या करेगी, मैंडेट टू पब्लिश, क्या पब्लिश करना, पब्लिश करना मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट उसको पब्लिश करना पड़ता है, और ये पब्लिश कब करना पड़ता है, एवरी 6 मंथ्स। कब करना पड़ता है, एवरी 6 मंथ्स। एवरी 6 मंथ्स मैंडेटरी पॉलिसी रिपोर्ट एवरी 6 मंथ्स करना पड़ता है, लेकिन कब से, तो यहां पे एवरी 6 मंथ्स एक्सप्लेनिंग द सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड फोरकास्ट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर द कमिंग पीरियड ऑफ 6 to 18 मंथ। तो यहां पे ये इसके अंदर कंटेनिंग
containing details regarding, डिटेल्स का क्या रिगार्डिंग होगा, वो होगा दो चीज का, अबाउट, रिगार्डिंग अबाउट इन्फ्लेशन एंड दूसरा क्या होगा, सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड फोरकास्ट ऑफ इन्फ्लेशन, सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड फोरकास्ट ऑफ, फोरकास्ट ऑफ इन्फ्लेशन। समझ गया, कंटेनिंग डिटेल्स रिगार्डिंग अबाउट द सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या है एंड फोरकास्ट ऑफ इन्फ्लेशन। लेकिन ये डिटेल कौन से पीरियड का है, कौन से पीरियड का है, ये होता है फॉर द कमिंग पीरियड ऑफ 6 to 18 मंथ। ठीक है, ये इन्फ्लेशन और उसका फोरकास्ट फॉर द कमिंग पीरियड ऑफ 6 to 18 मंथ्स का होगा। क्लियर है, ओके। अब देखो, द फॉलोइंग फैक्टर कंस्टिट्यूट द फेल्यूर टू अचीव। अब आरबीआई ने फेल्यूर टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट, बेटा जी यहां पे देखो, यहां पे फेल्यूर टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट किसको बोलते हैं, कब हमारा माना जाएगा कि हम इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने में फेल हुए। तो इसमें देखो कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। द एवरेज इन्फ्लेशन रेट क्या है, इज मोर देन अपर टॉलरेंस लिमिट। अगर एवरेज इन्फ्लेशन किससे चला, ज्यादा चला गया, अपर टॉलरेंस लिमिट से, फॉर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर, और एवरेज इन्फ्लेशन इज लेस देन द लोअर टॉलरेंस लिमिट फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, फेल्योर कब होगा, जब अपर व्हेन एवरेज इन्फ्लेशन रेट राइज और फॉल्स। ठीक है, राइज किससे हो गया, मोर देन अपर टॉलरेंस लिमिट, या तो फॉल्स लेस देन लोअर टॉलरेंस लिमिट। टॉलरेंस लिमिट, मगर बेटा जी ये एक बार चला गया तो नहीं हो, आप इसको फेलियर मानोगे नहीं, फॉर 3 फॉर 3 हमारे फॉर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर, कंसेक्यूटिव क्वार्टर, फॉर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर, तब ये क्या माना जाएगा, तब ये आरबीआई माना जाएगा फेल टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट। ठीक है, बस इसका चार्ट आपको लेना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा आरबीआई कब फेल हो जाती है, जब उसका इन्फ्लेशन रेट, एवरेज इन्फ्लेशन रेट या तो बढ़ जाए या तो घट जाए। किससे बढ़ जाता है, अगर जो अपर टॉलरेंस लिमिट है उससे बढ़ जाता है फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर, और अगर उसका जो लोअर टॉलरेंस लिमिट है उससे ज्यादा गिर जाए फॉर 3 कंसेक्यूटिव, तब हम बोला जाएगा कि आरबीआई की इन्फ्लेशन पॉलिसी क्या हो गई,
फेल हो गई। तो ये था बेटा हमारा मॉनेटरी पब्लिश रिपोर्ट, मॉनेटरी पब्लिश रिपोर्ट एंड आरबीआई का फेल्योर कब होगा ये, ठीक है। तो बेटा जी मैंने यहाँ पे आपको 1 घंटे के अंदर बहुत ही मस्त और बढ़िया ढंग से नोट के फॉर्म में यूनिट नंबर 3 पढ़ाया। आई होप आपको ये मजा आया होगा। कमेंट में जरूर से बताना नोट्स वगैरह कैसे लगी, पढ़ने में कैसा मजा आया आपको। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। चलो मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन पढ़ते रहो क्योंकि एग्जाम बहुत टफ है और हमको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकलना है, ठीक है। चलो बेटा बाय बाय, सी यू।